सर 800 आदमी की कैपेसिटी में 3000 आदमी है। एक आदमी को सोने की जगह, तो आदमी पागल हो जाए वो आदमी को। कुछ लोग तो पूरी रात रोते भी रहते हैं। 10 साल हमने जो काटे हैं, 10 साल में सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे क्या करूं या क्या ना करूं सर, जीता जागता नरक है सर वो तो। जीता जागता नरक, इन शब्दों में जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है उस जगह का नाम है मुंबई मध्यवर्ती कारागृह या मुंबई सेंट्रल जेल। पर हम और आप इस जगह को आर्थर रोड जेल के नाम से ज्यादा जानते हैं। इन शब्दों को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यह शब्द और आवाज उस शख्स की है जिसने इस जेल की काल कोठरियों में 1-2 नहीं पूरे 10 साल काटे हैं। यूं तो कोरोना ने हमें नकाब पहना दिया, पर असल में इस महामारी ने हमें कई मामलों में नंगा करके भी रख दिया है। हमारे कई काले सच आज दुनिया के सामने हैं और उनमें से एक है हमारे जेलों की दुनिया के दर्दनाक सच। नमस्कार, न्याय टीवी की इस खास पेशकश में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको ले चलूंगा मुंबई की आर्थर रोड जेल, जहां कैद हैं वैसे सच जो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। उन सच्चाई से हमें रूबरू कराएंगे राजेश कटारिया, जिसकी आवाज अभी आपने सुनी। और उन्हें हम इसलिए सुने क्योंकि वो 10 सालों तक आर्थर रोड जेल के सलाखों के पीछे की दुनिया के गवाह रहे हैं। और हाँ, सलाखों के पीछे जाने से पहले राजेश हरियाणा पुलिस में कार्यरत थे। पर राजेश से मिलने से पहले थोड़ी जानकारी आर्थर रोड जेल की ले लेते हैं। आर्थर रोड जेल चर्चा में ज्यादातर तब आया जब यहां कई बड़े नाम जैसे संजय दत्त, पीटर मुखर्जी, छगन भुजबल रखे गए। 1926 में बने तकरीबन 95 साल पुराने जेल में देश के कई बड़े स्वतंत्रता सेनानी से लेकर कई अंडरवर्ल्ड डॉन भी रखे गए। आतंकवादी अजमल कसाब भी यहीं कैद था। 1994 में इसे सेंट्रल जेल बनाने के लिए अपग्रेड किया गया और इसका वर्तमान आधिकारिक नाम मुंबई मध्यवर्ती कारागृह दिया गया। कोरोना काल में यह जेल अचानक सुर्खियों में तब आया जब यहां 185 कोरोना पीड़ित मिले। इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इन पीड़ितों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। ये तो थी जेल की वो हकीकत जो सबके सामने है और जिससे शायद सभी वाकिफ हैं। पर हमें तो रूबरू होना है उन हकीकतों से जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए सामने आने नहीं दिए जाते। और उन्हीं सच को समझने हम चलेंगे राजेश कटारिया के पास। राजेश कटारिया जी, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सर, आपने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। राजेश जी, आर्थर रोड जेल में आप तकरीबन 10 साल रहे हैं। वहाँ इस वक्त जब कोरोना संकट आ गया है, करीब 185 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। उस जेल में या उस जेल की एक बड़ी समस्या है ओवर क्राउडिंग। आपको क्या लगता है, वहाँ क्षमता से अधिक लोग हैं? और हाँ, तो वैसे में क्या लगता है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पॉसिबल हो पा रहा होगा? सर वहाँ सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती सर, क्योंकि जो आर्थर रोड का जो एरिया है उसके अंदर 800 आदमी की कैपेसिटी है। सर 800 आदमी की कैपेसिटी में 3000 आदमी है। 3000 आदमी में कैसे रहेगा सर? वही 4-5 बाथरूम टॉयलेट हैं, सफाई की प्रॉब्लम है। और जो आदमी जो है सर वहाँ पे जो रह रहे हैं ठोक ठोक के सर, उनको सोने की, रहने की, सर जो वहाँ पुलिस वाले जो कर्मी ड्यूटी करते हैं आर्थर रोड में, वो ड्यूटी वाले भी कम लगा रखे हैं, वो भी बड़े परेशान है सर। वहाँ मैं पहले सोच रहा था कि अगर वहाँ एक आदमी का हो गया तो तुरंत 3000 आदमी को हो जाएगा सर। वहाँ की जो व्यवस्था है सर, आप ही बताइए, अगर किसी ट्रक के अंदर पशुओं को आवश्यकता से अधिक अगर रोक दिया जाता है तो पुलिस वाले उसका चालान काट देते हैं। लेकिन सर आर्थर रोड में तो आदमियों को ठूस रखा है, कोई चालान नहीं, कुछ और नहीं। यहाँ तक कि जब हम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो गाड़ी के अंदर कैपेसिटी होती है 12 आदमी की, 20 आदमी की, उसके अंदर 50-50 आदमी ठूक के ले जाते हैं सर। रास्ते में ना कोई चालान काटता है, ना कोई पुलिस वाला देखता है सर।
तो सर वहाँ तो सर ये तो राम भरोसे गाड़ी है, बस पूछो मत सर। 10 साल हमने जो काटे हैं सर, उसकी हम मतलब अपने शब्दों से व्याख्या ही नहीं कर सकते सर। जीता जागता नरक है सर वो तो। राजेश जी, आप वहाँ जवाबदार के रूप में भी काम करते थे, वहाँ आप पूरे बैरक के जवाबदार हुआ करते थे। ऐसे में जब नए कैदी आते थे तो उन्हें सुलाने की या और भी कोई ऐसी व्यवस्था में आपको शामिल होना पड़ता होगा, आप उसमें व्यवस्था करते थे, तो क्या आपको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता था? जो परेशानियां तो सर, जब जगह ही कम है सर, योगा सिखाते थे, जैसे योगा का डे आता तो सर उनको बिठाते योगा कर, लेकिन हर रोज योगा करवाने के लिए जगह नहीं है सर। वहाँ आदमी हम रिक्वेस्ट करते थे सर योगा के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन सर क्राउड इतना है, पुलिस प्रशासन भी क्या करेगा। पुलिस प्रशासन क्या करता है सर, पब्लिक ज्यादा होती है तो क्या करते हैं कि 1 महीने के लिए एंट्री बंद कर देते हैं ताकि 3,000 से कम आ जाए, लेकिन सर 1 महीने के बाद फिर एंट्री करते हैं तो फिर दोबारा वापस 3,000 आदमी सर। 800 आदमी की जगह आप 3,000 आदमी रोकेंगे तो सर देखो आप सुनाने में भी क्या प्रॉब्लम है सर। रात को सर कैसे आदमी को सुलाएंगे, आदमी के साइड में आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, आदमी के ऊपर आदमी, और फिर भी नहीं सोते थे सर। और फिर आपको पता है सर, जहाँ आदमी ज्यादा होंगे तो फिर वहाँ बीमारियां भी ज्यादा फैलती हैं, सफाई भी नहीं हो सकती। और दूसरा सर, आरोपी अगर कोई बीमार हो जाता है और हो जाता है तो सर रात को किसी डॉक्टर को बुलाएंगे सर, 3,000 आदमी और 2 डॉक्टर, सिर्फ 2 डॉक्टर सर, और संडे के दिन वो छुट्टी करते हैं तो संडे के दिन और भी प्रॉब्लम सर। राजेश जी, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा। राजेश कटारिया से हमारी बातें जारी हैं। अभी तक की बातों में उन्होंने जो भी ज़रूरी बातें बताई, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आर्थर रोड जेल क्षमता से अत्यधिक कैदी होने की समस्या से जूझ रहा है। 800 कैदियों की जगह पर तकरीबन 3,000 कैदी वहाँ रखे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह समस्या सिर्फ आर्थर रोड जेल की नहीं है, भारत के तकरीबन सभी जेल इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले समझते हैं भारत में जेलों की व्यवस्था, इसके संचालन को। भारत में जेल और उसका प्रशासन भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सूची में आता है, यानी कि जेलों का प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार राज्यों के पास होता है, और यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमों के अनुसार शासित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जेल कानूनों, रूल्स और रेगुलेशंस में बदलाव करने की पहली भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार भारत के राज्यों के पास होता है। हालांकि गृह मंत्रालय रेगुलर मार्गदर्शन और जेलों और जेल के कैदियों के विषय में या विभिन्न मुद्दों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जरूरी सलाह देते रहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 30 नवंबर 2018 को भारत में जेलों की कुल संख्या 1,341 थी, जिसमें लगभग 3,90,000 कैदियों की रखने की व्यवस्था थी, जबकि 4,70,000 कैदी इन जेलों में थे। भारत में कई प्रकार के जेल हैं, सेंट्रल जेल, सब जेल, जिला जेल, स्पेशल जेल, वुमेन जेल, ओपन जेल और अन्य, और इन जेलों को सुधार गृह भी कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इन कैदियों में 67% कैदी अंडर ट्रायल हैं, यानी कि विचाराधीन, जिनका अभी दोष साबित नहीं हुआ है और जिन्हें हिरासत में रखा गया है, और यहाँ तक कि वो अपराध के लिए मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब फिर चलते हैं राजेश कटारिया के पास। राजेश जी, एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि आर्थर रोड जेल में ज़रूरत से ज़्यादा कैदी हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल हो रहा होगा, तो वैसी स्थिति में कोरोना वहाँ कितना भयावह साबित हो सकता है? ये तो सर अभी शायद चेकिंग नहीं हुई। अगर वहाँ एक आदमी के भी हो गया तो समझो पूरे सर्कल के हो गया। एक सर्कल में लगभग 100 से ज्यादा ही बंदे रहते हैं सर। एक सर्कल में कैपेसिटी तो है 40 या 50 आदमी रह सकते हैं, लेकिन उसमें 200 से ऊपर रखें तो सर वो एक ही जगह बीसी में खाना भी एक ही आदमी एक ही जगह जाते हैं, बीसी से खाना भी वही सब लोग बांटते हैं, सोते भी उधर ही हैं, पानी पे रोड पे भी एक ही जगह नहाना पड़ता है। सब में अलग अलग बाथरूम तो है नहीं सर, वहाँ नहाने के लिए भी एक ही होता है। तो सर
अगर वहाँ ये भयानक, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा सोचता हूँ वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। 100 बंधक हो गया जैसे मैंने टीवी में सुना कि, तो सर अगर वहाँ 100 के हो गया तो सबको होने में सर बार ही नहीं लगेगी, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं सर। इतनी क्राउड के अंदर इतना जल्दी फैलेगा कि सर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो वहाँ जो भयानक जो रूप होगा ना सर। जिस दिन से कोरोना की बीमारी आई उसी दिन से मेरे दिमाग में ये विचार था, अगर वही गलती से भी अगर आर्था रोड के अंदर अगर कोरोना वायरस चला जाता है तो वहाँ क्या होगा। और वो जिसका डर था और जो सोचते थे सर वही भयानक रूप हो गया सर। क्योंकि एक ही जगह सर पूरे 3000 आदमी का खाना बनता है, और जो खाना बनाने वाले आदमी हैं वो जो आरोपी लोग सो रहे हैं जिस सर्कल से, उन सर्कलों से वो खाना बनाने के लिए बिस्ती में जाते हैं। जो मैस है जिसको हम बिस्ती बोलते हैं सर, जहाँ खाना बनाते हैं उसको बिस्ती बोलते हैं सर। बिस्ती में जो लोग खाना बनाने के लिए आते हैं वो बाहर से तो आते नहीं, वो तो आरोपी लोग सर्कल से जाते हैं अपने, और सर्कल में से हर रोज जाएंगे और खाना बना के आएंगे। अगर उन बिस्ती वाला का हो गया तो पूरा खाना में हो जाएगा, और खाने में अगर हो गया वो लोग खाना में भी अगर बच गए तो उसके बाद में वो लोग सर्कल में जाके सोते हैं सर। उसी जगह सोते हैं, उसी जगह नहाते हैं, एक ही जगह नहाने का है, एक ही जगह खाने, मतलब फावड़े में वही जो खाना है बिस्ती वाले बांटते हैं सर। स्थिति भयावह हो सकती है। यहां मैं एक बात आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था या है कि इन सभी मसलों पर हमारी सरकारें या उच्च संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट अनभिज्ञ बेफिक्र थी या हैं। इन सभी बातों का इल्म उन्हें भली भांति है, इसलिए जेलों में सुधार होते भी रहे हैं। भारत की पहली आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी तिहाड़ जेल की डीजी के तौर पर जो सुधार किए हैं वो सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में ओपन जेल की भी शुरुआत हो गई है, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में जेल सुधारों के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिन सुझावों को फरवरी 2020 में भारत के चीफ जस्टिस ने सुनवाई की। उन सुझावों की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। पहले यहां मैं एक बात बता दूं कि कोरोना के संदर्भ में देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की शुरुआत में ही स्थिति को भली भांति जज कर लिया और सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्यों के हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि राज्य हाई पावर कमेटी बनाए और अपने जेलों से कैदियों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि भीड़ कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और कोरोना के तांडव से जेलों को बचाया जा सके। फिर राज्यों के हाई कोर्ट ने इसको फॉलो किया। फिर हाई पावर कमेटी भी बनाई गई, जिसने छोड़े जाने वाले कैदियों की कैटेगरी डिसाइड की और कैदी छोड़े जाने भी लगे। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र की हाई पावर कमेटी ने राज्य के तकरीबन 35,000 कैदियों में से 17,000 से अधिक अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है और छोड़े जाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राजेश जी, अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। आर्थर रोड जेल में ज्यादातर अंडर ट्रायल हैं, यानी कि विचाराधीन कैदी। उन लोगों से आपकी बातचीत होती रही होगी, मुलाकात भी होती होगी। आपको क्या लगता है, वो सारे के सारे दोषी हैं? सर वहाँ 50% लोग तो ऐसे आए हैं, 50 से भी ज्यादा, जो बिल्कुल निर्दोष हैं सर, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है सर, जिनका पुलिस उठाती है और अंदर डाल देती है। उनका कोई वकील नहीं करवाने वाला। कोई वकील अगर सरकारी तौर पे वैसे जाते हैं, भाई मैं तेरा वकील है क्या सर, फिर वो वकील नहीं आता, फार्म नहीं आता, फिर उनको कोर्ट में भी नहीं ले जाया जाता कई बार सर। और जिनकी बेल हो गई है सर, जज ने बेल भी सुना दी भाई 5,000 की, 2,000 की, तो सर ऐसे आदमी जो 2,000 3,000 के लिए भी वहाँ शायद आज कम से कम भी 400-500 लड़के तो ऐसे हैं सर, जो अपनी जामीन नहीं भरने के कारण जेल के अंदर बैठे हैं। ऐसे कितने लोग होंगे सर? वहाँ कम से कम 3,000 में से 500-700 आदमी तो ऐसे हैं जिनकी जज ने बेल सुना दी है, और बेल भरने वाला, जामीन भरने वाला कोई नहीं है सर। एक कंडीशन तो वो ऐसा भी है, जैसे कोई एनडीपीएस केस के अंदर कोई बंदा आ जाता है। एनडीपीएस यानी कि ड्रग्स का मामला? ड्रग्स केस में आ गया और सर उसका केस भी डिस्चार्ज हो गया, केस भी छूट गया, वो अंदर फिर भी जेल के अंदर बैठा है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि तेरे को
पेयर बॉन्ड भरना पड़ेगा 5,000 रुपए। तू कोई भाग नहीं जाए, जब तक तेरा पेयर बॉन्ड नहीं होगा तो तू जेल से नहीं जा सकता। ऐसे कई आदमी हैं जो कि डिस्चार्ज होने के बाद भी सरकार जेल के अंदर उनको रख रही है। कह रहे पेयर बॉन्ड की जब तक एप्लीकेशन नहीं भरेगा आपका कोई आदमी नहीं खड़ा हो जब तक आप नहीं जाओगे। केस छूटने के बाद भी ये हालात है सर। राजेश जी, एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आम दिनों में भी वहां खुजली जैसी बीमारी होती है तो संक्रमण का रूप ले लेती है और फिर पूरे जेल में फैल जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर खुजली का तो पूछो मत। हर सर्कल के अंदर, जब मैं आपको सच बताता हूँ, जब कोई बाहर से कोई टीम आती है खुजली के लिए तो सर देखने के लिए डॉक्टर वाले दवाई बांटते जो चले जाते हैं, सबकी बारी भी नहीं आती। और सर क्राउड इतना आ जाता कि मैं दिखाऊंगा, फिर पुलिस वाले उनको संभालते डंडे मार के, भाई आज नहीं तुम्हें अगली बार दिखाएंगे। अगली बार भी इतनी भीड़ हो जाती है तो सर दिखाने के लिए जो बाहर से डॉक्टर आते हैं उनके वो भी भाग जाते हैं वहां से। और खुजली की तो सर इतनी भयंकर बीमारी है कि हर आदमी को वहां, मतलब अगर 3,000 है तो 3,000 में से तो 2800 आदमी खुजली की बीमारी से परेशान है सर। दाने क्योंकि सर बस नहाने के लिए पानी की प्रॉब्लम होती थी तो बिस्तर नहीं धो सकते, सफाई नहीं रख सकते आदमी, तो सर पॉसिबल ही नहीं यार। खुजली तो सर एक ऐसी भयंकर, ये पीछे सर सुप्रिंटेंडेंट साहब ने, आईराव साहब ने बिस्तर धुलाए थे तो सर कई आदमियों को तो 2-2 साल हो गए थे अपने बिस्तर धोए हुए, जो जिसपे सो रहे हैं सर, पानी नहीं। फिर साहब ने रिक्वेस्ट करके भाई गर्म पानी से इनके बिस्तर धुलाओ, ये धुलवाओ सर। तो सर मैं 10 साल रहा तो 10 साल में मुश्किल से 2 या 3 बार मतलब बिस्तर धोएंगे, जो कि ये सुविधा होगी। सर खुजली, सर इतनी भयंकर खुजली कहीं नहीं होगी जहाँ पे आकर सर खुजली देख के आदमी पागल हो जाए, वो आदमी को हॉस्पिटल नहीं भेज सकते। और वो जो मैं जानना चाहता हूं कि वहां अस्पताल की क्या व्यवस्था है? सर अस्पताल की ऐसी व्यवस्था, अस्पताल में अगर कोई आदमी एडमिट हो जाता है तो सर जो डॉक्टर है तो उसको कम से कम 1 बार या 2 बार जो हॉस्पिटल में रहते हैं उसको तो देखने के लिए टाइम निकालना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में जो बंदा एडमिट हो गया उसको तो डॉक्टर को देखने का टाइम ही नहीं मिलता सर। डॉक्टर के पास 3,000 आदमी है सर दिन में, वो सुबह 9 बजे जाएगा, लाइन लगेगी, शाम के 6 बजे तक लाइन लगी रहेगी। वो जब बाहर जाएगा तो भी पब्लिक उसके पीछे पड़ी रहेगी। वो रात के आएगा तो जो एडमिट है सर, मैं बीमार हो गया था वहां पर सर, मैं गया तो डॉक्टर एक बार बड़ी मुश्किल से आ जाए तो आ जाए, डॉक्टर को जो एडमिट है वो देखने का टाइम नहीं है सर। कटारिया जी, क्या आप आर्थर रोड जेल की पूरी स्थिति हमें बता सकते हैं? प्रवेश से लेकर अंदर की जो पूरी स्थिति है वो कैसी है? जब कैदी आता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, क्या करता है, यानी छूटने तक उसे किस किस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? सर जो आरोपी जैसे कोर्ट के अंदर पेश किया और कोर्ट के बाद उसको अंदर लेके चले गए, अंदर ले जाने के बाद सर उसकी चेकिंग होती है, अब उसका नाम, पता, एड्रेस, किस केस में आया सर, उसका एंट्री हो जाती है। एंट्री होने के बाद फिर सर उसको एक सर्कल में रोक दिया जाता है। उस सर्कल में कैपेसिटी है 20 आदमी की, तो एक दिन में अगर 100 आरोपी आ गए, 200 आ गए, 300 आ गए, 400 आ गए तो सर, और जो कोर्ट के अंदर जाते हैं सर रात को, जैसे 50 आदमी कोर्ट में गए तो रात को उसको उसी सर्कल में नहीं भेजते, उसको एक आफ्टर बोलते हैं सर, आफ्टर में उसको रोकते हैं। तो सर उसको आफ्टर में सुलाया जाता है। सुलाने के बाद में तो सर जैसे आदमी घर पे सोता है वैसे तो कुछ नहीं है, कोई जैसे आया उसको रूल के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से कुछ चादर, कम्बल, दरी कुछ देनी चाहिए, वैसे उसको सर लिटा दिया जाता है पूरी रात। वो फिर अगले दिन जो राउंड आता है सर, जिसको सुप्रिंटेंडेंट साहब आता पूछता भाई क्या नाम है, किस केस में आया, ये आया सर, फिर उसको एक सर्कल दे दिया जाता है, भाई तुम्हें को उस सर्कल में जाना है। फिर वो उस सर्कल में जाता है सर, उस सर्कल में उसको सर सोने के लिए जो साइड में जो जगह होती है, एक आदमी को सोने की जगह मिले वो नहीं मिलती सर, उसको बीच में सुलाया जाता है। बीच में सुलाएंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जब उसका 1 साल में, 1.5 साल में जब नंबर आएगा, जब उसको साइड में सोने की, इंसान जैसे सोता है उसको 2 फुट के लगभग, मतलब इंसान सीधा सोच के इतनी जगह मिलती है। वो जगह भी कब मिलती है सर, वो जगह मिलती है उसको 6 महीने बाद, जब उसकी बारी आती है, नंबर आता है, जब उसको वो सोने की जगह प्रोवाइड होती है। अदरवाइज वो बीच में सोता रहेगा, फिर जैसे ही आ गया झाड़ू वाला तो फिर उठ जाएगा, खाना भी बीच में बैठ के खाएगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सर। इतना उसको होने के बाद में कुछ लोग तो पूरी रात रोते भी रहते हैं, ना कोई सुविधा है। अच्छा सर कोई आदमी मेंटल भी हो जाता है तो सर उसको काउंसलिंग भी नहीं कर सकते भाई, उस मेंटल के लिए सुविधा तो है लेकिन मेंटल का जो डॉक्टर है वो
नहीं आता सर, जाते हैं उसको हथकड़ी से बांध देते हैं, या फिर आरोपी लोग ही उसको भाग जाता है तो पकड़ के ले आते हैं, उसकी कोई काउंसलिंग नहीं की जाती। अब भाई आरोपी है तो इसकी क्या वो की जाए ट्रीटमेंट, उसको एक सर्कल है अलग सा, उसमें बांध देते हैं सर। ज्यादा अगर वो चिल्ला चाली करता है तो उसका हाथ बांध देते हैं, वो पूरी रात बैठा रहता है, उसको खाना दे देते हैं ताकि ये मरे नहीं। और सर एक तो हैरानी की बात तो होगी आपको, एक आरोपी है खुर्शीद, उसको सर 16 साल या 17 साल हो गए अभी सर, मैं छूटने तक तो शायद वो नहीं छूटा था, 16 साल सर उसको अंडर ट्रायल हो गए। अगर वो मर्डर केस में भी आया है, इससे बड़ा तो कोई केस नहीं, तो सर उसमें लाइफ सजा 15 साल में 14 साल में कट जाती है। अंडर ट्रायल सर उसको 16 साल हो गए, 16-17 साल हो गए सर, इससे भी ज्यादा साल हो गए। उसको गवर्नमेंट नहीं देखती, जज नहीं देखता, भाई इसको इतने टाइम हो गया, उसको सजा नहीं लगाई, क्या। और सर जेल के अंदर जज भी आते हैं, डीआईजी भी आता है, चीफ जज भी आता है, सेशन जज भी आता है। अब भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सर भाई बताए, भाई इस आदमी को इतने साल हो गए हैं सर, किसी को टाइम ही नहीं है सर, हर आदमी बिजी है। और वहाँ स्टाफ की कमी है सर, पुलिस वाले सबसे ज्यादा, ना तो उनको सोने की सुविधा है ना, और रात को बरसात आ जाए तो भीगते रहेंगे। पुलिस वाले भी वहाँ सर आरोपियों से ज्यादा परेशान वहाँ है, क्योंकि स्टाफ की इतनी कमी है सर, वो भी क्या कर सकते हैं बेचारे। राजेश कैदियों की मानसिक संतुलन खो बैठने की चर्चा कर रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का मामला अभी इंग्लैंड की कोर्ट में चल रहा है। नीरव मोदी के वकील ने कोर्ट में एक दलील दी है कि चूंकि नीरव मोदी की मानसिक हालत गंभीर है और भारत की जेल में उनका इलाज मुश्किल है, इसलिए उन्हें अभी भारत भेजना ठीक नहीं होगा। हालांकि जेल सूत्रों ने ऐसी बातों से इनकार किया है। जेल सूत्रों का कहना है कि जेल प्रशासन के द्वारा हर जेल में मानसिक उपचार की व्यवस्था की गई होती है। राजेश जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने तो पूरी स्थिति को देखा है, आपके अनुसार आर्थर रोड जेल में क्या बदलाव आने चाहिए? सर आर्थर रोड में सर्कल और बना दिए जाएं। एक सर्कल है सर, 1 नंबर सर्कल वो तोड़ा हुआ था सर, उसको कई साल हो गए वो बनाते नहीं रहा, ताकि उसमें आरोपी शिफ्ट किए जाएं। और आरोपी सर उसको 3-4 साल से वो बंद पड़ा है चालू करने के लिए। आर्थर रोड जेल में टोटल कितने बैरक हैं? सर टोटल उसमें 12 सर्कल हैं सर। तो वहां जो भी वीआईपी लोग आते हैं, बड़े लोग जैसे संजय दत्त, छगन भुजबल, पीटर मुखर्जी और भी, तो उनको कहां रखा जाता है? उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? क्या कुछ अलग व्यवस्था होती है? इसके बारे में कुछ बताइए। सर जो डीआईजी से या कोर्ट से परमिशन लेके आते हैं उनको सर, जो हाई सिक्योरिटी के जो लेवल के आदमी होते हैं जैसे, तो उनको सर एक सर्कल बना 12 नंबर सर। वो वैसे तो कसाब के लिए बना था सर, लेकिन वहाँ पे कमरे लगा के और वहाँ पे उनको ऊपर से परमिशन लेते हैं या कोर्ट की परमिशन लेते हैं, तो उनको फिर वहाँ पे रखा जाता है सर। वहाँ इतना क्राउड नहीं होता, कमरे में 4-5 आदमी होते हैं और उनको फिर ज्यादा परेशानी नहीं होती। बातों का सिलसिला चल रहा है तो एक बात का जिक्र कर दूं कि विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है और उन्हें आर्थर रोड जेल में ही रखने की संभावना है। राजेश जी, यह जो स्थितियां आप बता रहे हैं, यह अंडर ट्रायल कैदियों की है। राजेश कटारिया जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपके भी ट्रायल में 10 साल लगे, आखिर 10 साल क्यों लग गए? एक बड़ी प्रॉब्लम है सर इंडिया के अंदर, लोअर कोर्ट बेल नहीं देगा सर, और वो फिर हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट भी बेल नहीं देता सर, फिर वही बंदा वही पॉइंट लेके हाई कोर्ट में जाएगा सर, उसको हाई कोर्ट बेल दे देता है। रूल तो वही है, कानून तो वही है, कहेंगे मेरी पावर नहीं है, मेरी पावर नहीं, लेकिन सर वो अगर बेलेबल केस है तो उसको हाई कोर्ट तक जाने में 6 महीने 1 साल 2 साल जेल में रहना पड़ेगा, फिर वो बेल पे चला जाएगा सर, हाई कोर्ट दे देता है सर। अब हाई कोर्ट ने भी तो उसी पॉइंट पे दिया होगा, कानून वही है, चार्जशीट वही है, उस पर आरोप भी वही लगे हुए हैं सर सारे, और वही बेल वो जज बिठा रखा है, वही दे सकता है, लेकिन वो कहेगा हाई कोर्ट जाओ, आप ये जाओ। नीचे से सर ऊपर जाने में आपको पता नहीं सर, ये जो सुनवाई का जो प्रोसीजर है ना सर, ये ऐसा भयंकर, आप जामीन 1 दिन डालोगे, फिर उसके बाद में कहेगा भाई पुलिस की से आएगी, फिर 14 दिन 15 दिन के बाद से आएगी, फिर वो से नहीं आती, फिर उसके बाद में जज 14 दिन की तारीख और देगा सर। आप एक बेल एप्लीकेशन मारोगे तो सर उसमें 3-4 महीने तो रिजेक्ट हो या पास हो, 3-4 महीने तो सर उसके अंदर प्रोसीजर में चले जाते हैं, फिर आप सेशन कोर्ट जाओ,
ऐसे करते करते सर साल 2 साल लग जाते हैं, आप हाई कोर्ट, फिर आपको बेल मिलेगा सर। वो 2 साल अगर बेल मिल जाए सर, एक आरोपी के प्रति उसके परिवार है, उसके माँ है, बाप है, बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं और कमाने वाला वही होता है, तो सर कितना उसका परिवार पीछे चला जाता है। जिसमें बेल होनी है, हाई कोर्ट बेल दे रहा है सर। कई केस तो ऐसे भी आए हैं जिनके अंदर बेल है, बेल देनी है, लेकिन सर फिर भी बेल नहीं दे रही। देख लो सर, इसमें 10 साल सजा है, अंडर ट्रायल में 10 साल लग गए सर। ये सर एक जज बदल जाता है, फिर दूसरा जज आता है पढ़ने में चलना, फिर दूसरा जज बदल जाता है, फिर तीसरा आता है, उसको समझाओ, फिर वो तारीख देगा सर। और किसी को सर पड़ी नहीं कि इसको इतना टाइम हो गया तो इसको पहले केस सुनना चाहिए या इसको जामीन दे देनी चाहिए सर। कानून की जो असर, एक चीज और है अपने इंडिया के अंदर, उसी केस के अंदर सेम केस में गुजरात बेल दे देगा, अपना बम्बई बेल नहीं देगा, उसी केस में हरियाणा दे देगा, पंजाब नहीं देगा। तो सर ये अपना इंडिया का जो पूरा कानून है ये भी अलग अलग है सर। ऐसी स्थिति में परिवार के लोग क्या करते हैं, उनकी क्या हालत होती है? परिवार के लोग सर फिर कोर्टों के धक्के खाते हैं, मुलाकात के लिए जाते हैं, और सर उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं सर, जो आदमी जिन्होंने कभी नहीं देखा फिर लाइन में लग के सर। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, जो आदमी मुलाकात में जाता है आर्था रोड में, जिस आरोपी से मिलने के लिए जाते हैं, जिनका जो सर, उनके लिए 2 घंटे 3 घंटे लाइन में लगो सर, बैठने की सुविधा नहीं है। अगर किसी को पूरा दिन लग गया तो वहाँ पेशाब करने के लिए कोई बाथरूम नहीं है। आज भाई बूढ़ी लेडीज अपने बच्चे से मिलने जानी है, अपने लड़के से, तो सर बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई पानी की सर, इतनी उनको यातनाएं झेलनी पड़ती है। क्यों करे बात, फिर उसको सर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उसको फिर वहां से भगा दिया जाता है। हफ्ते में 1 दिन फिर मुलाकात है सर, ज्यादा मुलाकात नहीं ले सकते, वो बात नहीं कर सकता। तो राजेश जी, भारत की जो व्यवस्था है, जो सरकार है, न्यायपालिका है, विधायिका है, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर इनसे मैं ये अपील करना चाहूंगा, एक तो जो कानून है, हकीकत में जो कानून है सर उसी हिसाब से चलना चाहिए सर। मेरी तो यही अपील है, जिस भी आरोपी का कोई भी केस होता है उसको या तो बेल दो, बेल अगर नहीं दे तो कम से कम 2 महीने में 3 महीने में उसका केस खत्म करो, ताकि उसको संतुष्टि मिले। लेकिन सर जिस आदमी को आप बेल भी नहीं दे रहे, केस भी नहीं चला रहे और उसको अंदर रोक 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 सर, अगर कोई इंसान है ना सर, उसको अगर ज्यादा फोर्स करोगे तो क्या होगा सर, वो फिर आरोपी की सर। इसके अंदर जो है, अंदर जो आदमी है सुधरने वाला सुधरता, फिर आदमी जो क्रिमिनल नहीं भी होता ना, ज्यादा समय अंदर रहने से सर क्राइम की दुनिया में भी वो जा सकता है। अगर समझदार नहीं है तो सर आदमी बुरी चीज को तुरंत पकड़ लेता है, अच्छी चीज को कम पकड़ता है। राजेश जी, एक बात बताएं कि जैसा फिल्मों में हम देखते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो क्या ऐसा आपने भी महसूस किया कि तारीख पे तारीख मिल रही है? जैसे सनी देओल ने बोला ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये हकीकत है। मैंने तो 10 साल में सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मैं सोचा इस केस से या तो सजा मिल जाए या छूट जाए सर। इतना परेशान हो जाता आदमी, तारीख पे जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर आना, और सर केस चलना नहीं। एक जज उठ के चला गया, ठीक है, कभी वकील नहीं आता सर, कभी पीपी नहीं आता, अपने हिसाब से आएगा। फिर कभी कोर्ट में जो सर लेके जाते हैं गार्ड, वो गार्ड नहीं लगता, आरोपी कोर्ट में जा ही नहीं पाता। तो सर बिल्कुल सच बात है वो सनी देओल की, 100% सच है। फिल्मों में और तो मसाला लगाते हैं, लेकिन ये 100% सही बात। राजेश जी, अब मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूंगा, अपने बारे में कुछ बताइए। और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, और 98 में मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हुआ था सर, 98 में। और उसके बाद मैंने सर 2005 में NSC पास किया था सर, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सर। और उसके बाद मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, मेरा SPG में भी सिलेक्शन हो गया था सर, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही चाहा था। मैं निर्दोष होते हुए भी 10 साल आर्था रोड जेल में काटे हैं, जो कि बम्बई पुलिस मेरे को अपने हरियाणा से, गुड़गांव मेरी पोस्टिंग थी, वहां से मेरे को उठा के गुड़गांव केस में डाला सर।
और हरियाणा पुलिस को उन्होंने खबर भी नहीं किया यहाँ से उठाया है। मैंने निर्दोष होते हुए सर 10 साल निकाले हैं, और वरना सर एक आदमी निर्दोष होते हुए 10 साल निकाल दिए, ये कोई छोटी बात नहीं है सर। और कानून व्यवस्था देखो सर, जिन्होंने न्याय करने में भी 10 साल लगा दी, जिन्होंने मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ उसको फैसला करने में भी सर 10 साल लगा दिए सर। 10 साल किसको बोलते हैं सर। और सर इसके बाद भी मैंने अपने आप को सर वहाँ पॉजिटिव रखा, और 10 साल में मैंने लोगों को जेल के अंदर योगा सिखाया। मैंने जेल के अंदर सबको पीटी सिखाता था, जो भी बच्चे 18 साल से नीचे होते थे वो जेल के अंदर सर मैंने वायरमैन का काम सीखा। और जेल के अंदर रहते हुए मैंने सर जो ना वीर सावरकर की परीक्षा दी, महात्मा गांधी की परीक्षा दी। मैंने सर अपना जो टाइम है पॉजिटिव एनर्जी के अंदर वो निकाला सर। मैं एनएससी पास हूँ। एनएससी पास होना एक अलग चीज है, एनएससी में टॉप होना। 2005 में मैं सर बेस्ट फिजिकल का मैंने रिवार्ड प्राप्त किया है जर्नल साहब से। लेकिन सर ये सारी बातें कागजों में होती हैं, हकीकत में कोई किसी की सुनवाई नहीं है। कानून से और उनसे सर वो इतना दिल भर गया सर, इतना दिल भर गया कि आप पूछो मत सर। 10 साल बाद जब आप बाहर आए तो दुनिया कितनी बदली हुई मिली आपको? सर दुनिया, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे थे सर, जो मैं 8 साल का बच्चा छोड़ के गया था 10 साल का, वो सर 20 साल का हो गया। और जो दुनिया थी जो बदल गई सर। हर आदमी ये सोचेगा कि 10 साल जेल में लगा के आया है, उसको ये तो पता नहीं निर्दोष हूं मैं। लेकिन सर इतने दिन जेल में रहने के बाद लोग, पब्लिक, जो जमाना था कहां से कहां चला गया सर। अब मैं इतना पीछे हो गया। अब मोबाइल चलाता हूं तो पहले मोबाइल भी नहीं थे सर। घर वालों से पूछता हूं कि मोबाइल कैसे चलाया जाता है भाई, ये कैसे मैसेज भेजा जाता है। तो सर दुनिया बहुत आगे निकल गई, और 10 साल में मैं पीछे 50 साल पीछे चला गया सर। जब आप बाहर आए तो आपके प्रति समाज का क्या रवैया था? सर बाहर आने के बाद तो पब्लिक ने मेरे को सर पता था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और गलती से किसी ने जो गलती से पुलिस गलती से किसी और को उठाने की जगह मेरे को उठा के ले गई। गलत कोई करता है, बढ़ता कोई है सर। इसके अंदर सर ऐसा गांव वालों ने मेरी बहुत इज्जत करी, बहुत रिस्पेक्ट दिया। अब भाई आप आगे, मुझे पता है कि आप निर्दोष थे, लेकिन गांव वाले ने बोले भाई हम क्या कर सकें कानून के सामने। पूरे गांव ने मेरा स्वागत किया, और मैं जेल से निकला तो जेल के आगे भी 50 आदमी मेरे को गांव से लेने आगे थे। आज भाई आप आ जाओ सर। मेरी छवि बचपन से लेके आज तक मैंने सर किसी चींटी को भी नहीं मारा सर। मैं एक ऐसा इंसान हूँ सर, कभी भी किसी का बुरा अगर हम किसी का करते हैं तो सर अपना होता है। अगर किसी के बारे में अगर हम बुरा सोचते हैं सर, तो 60% बुरा तो हमारा वैसे सोचने से हो जाता है। तो सर मैंने तो किसी के बारे में आज तक बुरा मैं सोच भी नहीं सकता। और ड्रग्स सर, मैंने बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आज तक मैंने चाय नहीं पी है सर लाइफ में। और ऐसे झूठे केस के अंदर मैं 10 साल निकाल के आ सर, ये मेरे लिए बड़े दुख की भी बात है। लेकिन सर भगवान कहते हैं जो दुख देता है उसको सहने की भी ताकत देता है, और मुसीबत जितनी बड़ी होगी वो शिक्षा भी उतनी बड़ी देके जाती है सर। राजेश जी, आपके ऊपर आरोप क्या थे? सर मेरे ऊपर ड्रग्स का झूठा केस लगाया गया। मेरे को गुड़गांव से उठा के ले गई पुलिस। मेरे को बोली सर, मैंने ये जो आपको जो बात बता रहा हूँ मैंने कोर्ट के अंदर अपने लिखित में बयान। मैं सर गुड़गांव में पोस्टिंग था, और मेरे को बम्बई पुलिस आई, बोलिए आपका नाम राजेश कटारिया। मैं बोला हाँ सर। बोला पहले तो हमारे घर पे गई, राजेश कटारिया यही रखते। बोले हाँ। बोला कहाँ पे है? बोला ये तो किसी चौक पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर चौक पे आई, आके बोले राजेश भाई हमारी यहाँ कोई गाड़ी का वो हो गया, और आपने यहाँ एक बार जाके आपने यहाँ गवाह बनना है। हम बम्बई पुलिस से हैं, ये हमारा आई कार्ड है, आप चल सकते हो, हमारी मदद कर सकते हो। मैं सोचा बम्बई पुलिस से मदद करने में क्या, मैं उनके साथ गया सर। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा एक चाय पी लो सर। उन्होंने मेरे को एक चाय पिलाई। मैं बोला भाई मैं चाय तो नहीं पीता। बोला चाय नहीं है, ये अच्छा सा जूस है। उसने जो पिलाई सर चाय, वो चाय पीने के बाद सर मैं बम्बई में जाके मेरी आंख खुली, वो भी हो सर मेरे को तो यही नहीं पता। फिर उसके बाद कोर्ट में खड़ा कराया और मेरे को आस्था रोड में डाल दिया। मेरे पास केस क्या है, क्या लगाया है। मैंने सर कोर्ट जब मैं जेल के अंदर गया, जब मैंने चार्जशीट पढ़ाई लोगों से, मेरे पर ड्रग्स का केस लगाया है, मैं इतना बड़ा आरोपी लगा दिया सर। मैंने ये चीजें मैंने कोर्ट में जज को लिख के दी हैं अक्सर मेरे पास ऐसे ऐसे। लेकिन सर
सुनवाई में सर जो टाइम बीतता सर 10 साल सर, हरियाणा से आदमी जाता है मिलने के लिए सर, और 2 साल 3 साल में जाता है। बच्चों के क्या प्रॉब्लम होगी, बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, और समाज के अंदर आदमी की रेपुटेशन क्या हो जाती है। जो आदमी देश की सेवा के लिए जो एनएससी में टॉप आता है, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जिसका सिलेक्शन होता है, उसको झूठा केस के अंदर आप सर 10 साल जेल के अंदर आप डाल देते हो। तो सर मेरे जो दुख है सर, वो मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ऐसे में आपकी परिवार की आर्थिक स्थिति क्या रही? आपके बिना कैसे संभाला परिवार ने अपने आप को? सर परिवार तो सर से पढ़ भी नहीं सके ज्यादा, क्योंकि जिसके फादर जेल में हो और घर में खेती कर, मैं अकेला आदमी सर नौकरी वाला हमारे घर में, और मेरा पिताजी भी बूढ़ा हो गया। मेरा सर 85 साल का बूढ़ा आदमी है सर, और मेरी वाइफ और 2 बच्चे सर। उनकी जो कंडीशन है सर, जो पूछो मत सर। अभी मैं आया हूँ तो आके बड़ी मुश्किल से संभाला है कि अब क्या करूँ क्या ना। अभी भी सर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब 10 साल बीतने के बाद मैं क्या करूं या क्या ना करूं सर, सोच में घर पे बैठा हुआ हूं। कोई सर ये हादसा कोई छोटा हादसा नहीं है सर। अगर जेल में आदमी 2 महीने 3 महीने जाता तो आदमी पागल हो जाता है। मैंने तो सर 10 साल काटे हैं। राजेश जी, कुछ तो आप अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करते होंगे। मैंने देश की सेवा मेरे अभी भी मेरे दिल के अंदर बैठी हुई है। अभी भी अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है, किसी से होता है, मैं एनएससी पास हूँ, मैं अभी भी अपनी जान देने के लिए देश के लिए तैयार हूँ। और आज भी सर मैं बिल्कुल पॉजिटिव इंसान हूँ, और अभी भी मेरे दिल के अंदर ये है, अगर देश के लिए कहीं भी जाना पड़े। राजेश कटारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न्याय टीवी से बात की, हमें बहुत सारे सच से अवगत कराया। आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमें यहाँ बोलने का इतना मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे राजेश कटारिया, जिन्होंने आर्थर रोड जेल में पूरे 10 साल गुजारे हैं, और अभी हमें जेलों की एक ऐसी दुनिया से रूबरू करा रहे थे जो हमारे सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आ नहीं पाते, या सामने आने नहीं दिए जाते। और जो भी बातें इन्होंने हमें बताई, इससे हम और आप इसलिए क्योंकि हमारी जेलें सभी हमारे समाज और हमारी व्यवस्था के पार्ट हैं, अंग हैं। इसलिए हमारी सोच, हमारे मानवीय होने के दावे, हमारी सरकारें, हमारे सिस्टम, संस्थाएं सभी को कटघरे में खड़ी कर देती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर अपने निर्णयों में कारावास और हिरासत के संबंध में 3 मोटे सिद्धांत दिए हैं। पहला कि जेल में कोई भी व्यक्ति गैर व्यक्ति नहीं बन सकता, यानी नॉन पर्सन नहीं हो सकता। दूसरा, जेल में एक व्यक्ति कारावास की सीमाओं के अंदर सभी मानवीय अधिकारों का हकदार है। और तीसरा, अव्यवस्था की प्रक्रिया में पहले से जो पीड़ित हैं उनकी परेशानी बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 और 39(a) के प्रावधान भी कैदियों के हक की बात करते हैं। और दूसरे पहलू की भी चर्चा कर लेते हैं कि हम मानवीय हैं, इसलिए जेलों में सुधार भी हुए हैं। हाँ, ये बात सच है कि प्रक्रिया बहुत धीमी है, पर प्रयास जारी है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ रॉय की अध्यक्षता में जेल सुधारों के लिए एक कमेटी गठित की थी, जिनकी सुझाव और उपायों की 300 पन्ने की रिपोर्ट को फरवरी 2020 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े वाले एक बेंच में सुनवाई के लिए लाई गई। उन सुझावों की थोड़ी चर्चा यहां हम कर लेते हैं। कमेटी ने जो समस्याओं को हाईलाइट किया है उसमें प्रमुख हैं जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या, और उनमें अंडर ट्रायल्स या विचाराधीन कैदियों की संख्या अनुपात में बहुत ज्यादा होना, जिसे रिपोर्ट में कॉमन बेन या अभिशाप बताया गया है कैदियों और जेल स्टाफ दोनों के लिए। जेलों में जेल स्टाफ की भी भारी कमी है। 30 से 40% अधिकारियों और कर्मचारियों के पद खाली हैं। जेलों में खाने की व्यवस्था पर भी कड़ी टिप्पणी की गई है। कहा गया है कि पूरी रसोई व्यवस्था और प्रक्रिया प्रिमिटिव यानी पुरानी और कठिन है।
जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी की सिफारिशें में जो मुख्य हैं वो हैं, स्पीडी ट्रायल की बात कही गई है जिससे ओवर क्राउडिंग कम होगी। स्पीडी ट्रायल सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। हर 30 कैदियों के लिए कम से कम एक वकील हो, विशेष अदालतों की भी व्यवस्था हो, प्रत्येक नए कैदी को जेल में 1 सप्ताह तक अपने परिवार से बात करने के लिए फोन कॉल करने की सुविधा हो, कैदियों को प्रभावी कानून सहायता प्रदान करना, सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, जेल में रिक्तियों को भरना चाहिए, आवश्यक वस्तुओं को खरीदने और आधुनिक खाना पकाने की सुविधा और कैंटीन हो, और भी बहुत सारे उपाय। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के पैनल की सिफारिशें और सुझाव पर अमल होगा और वो हकीकत में तब्दील हो जाएंगी। सलाखों की काली दुनिया को कुछ तो रोशनी नसीब होगी। पर एक हकीकत और है, कहते हैं कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। मैं बताऊं, भारत में कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, वो वोट बैंक नहीं है। फिर मिलेंगे, नमस्कार। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।